हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में। देखिए स्टूडेंट, यूनिट नंबर फर्स्ट का ही हमारा लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था। उसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया था स्केलर कंसेप्ट ऑफ फील्ड, जिसमें स्केलर और वेक्टर फील्ड डिस्कस किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 2 में क्या डिस्कस करने वाले, देखिए लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं अधिक्षेत्र की प्रवणता का भौतिक महत्व तथा संरूपण। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फिजिकल सिग्निफिकेशन फॉर्मुलेशन आपको दे रखा है। आप देखिए इसके लिए ना टॉपिक स्टार्ट करें तो आपको स्केलर फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि अधिक क्षेत्र की जो प्रवणता होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, किसी अधिक क्षेत्र में अधिक फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अधिक क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान के चलिए कोई अधिक क्षेत्र होना चाहिए। अब देखिए अधिक क्षेत्र मैंने कवर कर दिया है, ठीक है ना। अधिक क्षेत्र मान के चलो कोई अधिक फलन, मैंने मान लिया अधिक फलन क्या है हमारे पास, कोई फाई है, ठीक है ना। इस फाई में अधिकतम परिवर्तन की दर, देखो परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है, इसका डेरिवेटिव कर दो विद रेस्पेक्ट टू आर। विद रेस्पेक्ट टू आर के हिसाब से हमने डेरिवेटिव कर दिया, और ये डेरिवेटिव किसी वजह से हमारे पास क्या हो जाए, मैक्सिमम, तब यही है ना क्या कहलाता है हमारे पास, क्या कहलाता है, अधिक क्षेत्र की प्रवणता कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिक क्षेत्र की प्रवणता। दोबारा समझिए मैंने क्या बोला, कि मान के चलिए कोई अधिक फलन हमारे पास क्या है, फाई, और इसमें परिवर्तन निकालो पहले तो डी फाई बाई डी आर निकाल लिया, ठीक है। ये क्या आ गया, परिवर्तन। और अगर ये परिवर्तन की आप क्या ले लो, मैक्सिमम वैल्यू ले लो ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ही क्या कहलाती है, आपकी अधिक क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। मतलब कुल मिला के बताए तो ये जो क्वांटिटी है ना डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम, यही क्या कहलाती है, हमारे पास अधिक क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ, नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, यह एक अदिश राशि होती है। मतलब ये जो अधिक क्षेत्र की जो प्रवणता है ये क्या होती है, अदिश राशि होती है। वह इसकी दिशा समअदिश पृष्ठ के लंबवत होती है। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन मत हो जाना कि मैंने यहाँ तो बोला कि यह एक अदिश राशि होती है और यहाँ मैं दिशा की बात भी कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर अदिश राशि में दिशा होती ही नहीं है। तो समझे जाए ये क्या क्या लिख रहा है। देखो इसका मतलब क्या है कि यह एक अदिश राशि होती है। मतलब जो अधिक क्षेत्र की जो प्रवणता है ना, ये सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कैसी आएगी, वो वैल्यू तो आएगी हमारे पास अदिश। समझ में आया, सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी ना वो तो आएगी अदिश। लेकिन क्या होगा कि वैल्यू तो अदिश आएगी, लेकिन ध्यान रखना जो अधिक क्षेत्र में जो प्रवणता, क्या लिखा ना, इसकी दिशा समअदिश पृष्ठ के लंबवत होती है। इसकी मतलब कि जो मैक्सिमम हमने बोला ना, जो परिवर्तन की दर मैक्सिमम, जो मैक्सिमम किस दिशा में होगी उसकी दिशा बताइए, कि जो मैक्सिमम होगी ना वो किस दिशा में होगी, समअदिश पृष्ठ के लंबवत दिशा में होगी। जैसे मान के चलो ये हमारे पास क्या है, वो समअदिश पृष्ठ है, तो और इसमें अदिश फलन कोई हमारे पास फाई है, तब ध्यान रखना इस अदिश फलन में परिवर्तन जो होगा ना वो समअदिश पृष्ठ के लंबवत दिशा में अधिकतम होगा। यानी डी फाई बाई डी आर की जो मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी ना, उस मैक्सिमम वैल्यू की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, समअदिश पृष्ठ के लंबवत होगी। समझ में आ गया कि अधिक क्षेत्र की प्रवणता अदिश राशि है, लेकिन ये जो दिशा बता रखी है ना, ये बता रखी है डी फाई बाई डी आर में जो मैक्सिमम आप निकालोगे ना परिवर्तन, वो किस दिशा में होगा, उसकी दिशा है, किस दिशा में होगा, वो होगा समअदिश पृष्ठ के लंबवत दिशा में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो मैथमेटिकल फॉर्म में देखो प्रवणता को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रवणता फाई, यानी प्रवणता फाई का मतलब क्या है, ये आपकी अधिक क्षेत्र की प्रवणता है। इंग्लिश में प्रवणता क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट फाई आ गया। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास डी फाई बाई डी एन ओवर एन कैप, और डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम एन कैप होती है, जहाँ एन कैप क्या होता है, समअदिश पृष्ठ के अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश है। अब देखो स्टूडेंट, अगर आपसे एग्जाम में पूछे अधिक क्षेत्र की प्रवणता क्या है, परिभाषित करें, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है अधिक क्षेत्र की प्रवणता की सूत्र की व्युत्पत्ति करिए, तो अब आपको आगे करना है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ बताया, तो आपको फाई क्या है, एन क्या है, सर आर क्या है, ये समझ में नहीं आया होगा। तो अब मैं जब इसकी डेरिवेशन कराऊंगा तब आपको स्टेप बाय स्टेप एक ही समझ में आ जाएगा कि फाई क्या है, एन क्या है और आर क्या है। तो देखो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्या, कि हमें इसकी व्युत्पत्ति करनी है। तो देखो व्युत्पत्ति के लिए पहले डेफिनेशन की हेल्प लेंगे अपन। डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि अदिश क्षेत्र, एक तो अदिश क्षेत्र होना चाहिए, एक अदिश फलन होना चाहिए, दो चाहिए। तो मान के चलिए हम कोई अदिश क्षेत्र ले लेते हैं, ये इतना बड़ा मैंने क्या ले लिया, कोई हमारे पास अदिश क्षेत्र है, दिख रहा है आपको, यस। ये कोई अधिक क्षेत्र है, कोई कार्तीय दिशा में अधिक क्षेत्र ले लिया, और ये कोई बिंदु मैंने मान लिया, मूल बिंदु इसका ओ है। ध्यान समझना डायग्राम को, और जो मैं बोल रहा हूँ ना उसके आपको नोट्स बनाते रहने हैं तुरंत, या फिर आपकी नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या है, कोई मूल बिंदु है, इसमें मान के चलो कोई मैंने असम एक अधिश क्षेत्र, ये पूरा पूरा क्या है, ये पूरा पूरा जो रीजन है ना, ये जो खाली दिख रहा है आपको, ये पूरा पूरा क्या है, अधिश रीजन, अधिश क्षेत्र हमारे पास है, अधिश क्षेत्र है। अब इसमें मैं देखो क्या कर रहा हूँ कि कोई एक समअदिश पृष्ठ मैं मान लेता हूँ। यहाँ पे देखो मैं एक समअदिश पृष्ठ मान रहा हूँ, ये क्या है हमारे पास S1। S1 मैंने क्या मान लिया, S1 कोई समअदिश पृष्ठ है, एक मान लिया। और ऐसे ही एक समअदिश पृष्ठ में यहाँ मान लेता हूँ, जिसको मैंने क्या मान लिया, S2।
देखो मैं बताऊं क्या है कि ये कोई हमारे पास अदिश क्षेत्र है, ठीक है ना। अदिश क्षेत्र में मैंने क्या करा, कोई दो सम अदिश पृष्ठ मान लिए S1 तथा S2। पृष्ठ S1 के लिए अदिश फलन की वैल्यू क्या मान ली मैंने, 5 है। और पृष्ठ S2 के लिए अदिश फलन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 प्लस डेल 5 आ गई। समझ में आ गया। वापस से रिपीट करता हूँ, अगर आप नहीं लिख पाए तो लिख लेना। क्या है बोला मैंने कि मान के चलिए, मैंने क्या बोला कि ये कोई हमारे पास अदिश क्षेत्र है। अदिश क्षेत्र में कोई दो समअदिश पृष्ठ हमने मान लिए S1 तथा S2 है। पृष्ठ S1 के लिए हम बात करें ना तो अदिश फलन की वैल्यू क्या है, 5 है। और पृष्ठ S2 के लिए बात करें तो अदिश फलन की वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस डेल 5 हमने मान ली। इसके अलावा अब मान के चलिए कि मैं पृष्ठ S1 पर, जो S1 है उस पर कोई बिंदु मानता हूँ P, हमारे पास कोई बिंदु है, ठीक है ना। ऐसे ही एक बिंदु लेता हूँ पृष्ठ हमारे पास S2 पर, ये बिंदु मैंने दे दिया क्या, Q। अब पृष्ठ S1 पे मूल बिंदु O के सापेक्ष पृष्ठ S1 का तो स्थिति सदिश हमने क्या मान लिया, R कैप, जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही पृष्ठ S2 का, जो S2 है उसका मूल बिंदु के O के सापेक्ष स्थिति सदिश हमने क्या मान लिया, वो हमने मान लिया क्या, R प्लस डेल R वेक्टर है। क्या है, R प्लस डेल R वेक्टर है। तब देखो सदिशों का नियम क्या कहता है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो परिणामी सदिश हमने इधर मान लिया PQ, परिणामी सदिश हो जाएगा। तो PQ परिणामी सदिश कैसे निकालोगे, देखो R ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगी या अपोजिट में। तो जब आप सोल्व करोगे ना त्रिभुज के सदिशों के नियम से, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा होगा छोटी क्लासों में, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी डेल R हमारे पास आ गई। फिर भी किसी स्टूडेंट को नहीं आ रहा तो मैं बता दूँ, देखो कैसे निकाला मैंने, यहाँ साइड में बता देता हूँ। देखो त्रिभुज सदिशों का नियम क्या कहता है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये आ गया आर कैप, प्लस इस डायरेक्शन में निकालोगे तो ये जुड़ जाएगा पी क्यू, बराबर होता है किसके, आर प्लस डेल आर के, ठीक है ना। यहाँ आर आर दोनों कट गया, अपोजिट साइन आई इधर आएगा तो कट जाएगा। और पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, डेल आर आ गई। तो पी क्यू क्या आ गया हमारे पास, डेल आर आ गया। अभी तक बिल्कुल सिंपल सिंपल डेफिनेशन में मैंने बताया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, अब यहाँ तो पहुँच गए, यानी हमने अदिश क्षेत्र भी निकाल लिया और अदिश फलन भी लिया। अब हमें क्या निकालना है, परिवर्तन की दर। हमें परिवर्तन की दर निकालनी है। कहने का मतलब क्या है कि हमें ये देखना है कि ये अदिश फलन है, ये अदिश फलन P, अब P से अदिश फलन Q में जा रहा है ना, या Q दूसरे पृष्ठ पर जा रहा है, तो कितना परिवर्तन हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, तो हम निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे तो हम निकालेंगे क्या, यहाँ से डेरिवेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, एक बार दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ हम निकालेंगे क्या कि PQ वेक्टर है, PQ दिशा में, PQ दिशा में अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर। ध्यान समझना मैंने क्या बोला कि भैया जब आप P से Q में जा रहे हो ना, P से Q में जा रहे हो तो अदिश फलन फाई कितना परिवर्तित हुआ। तो देखो फाई फाई दोनों में सेम है, कितना अधिक परिवर्तन हुआ, डेल फाई। तो जब मैं P से Q में जा रहा हूँ तो मेरे अदिश फलन कितना परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन आ रहा है डेल फाई। और ये परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है भैया, यहाँ से या डिस्टेंस कवर किया डेल आर, तो परिवर्तन की दर क्या आ गई, डेल फाई बाई डेल आर आ गई। समझ में आया कि मैं अदिश फलन में फाई में परिवर्तन की दर कैसे आई, कि देखो अदिश फलन क्या कितना परिवर्तित हुआ, फाई से गया तो डेल फाई, दोनों में फाई प्लस डेल फाई, तो फाई तो यही था, तो डेल फाई तो परिवर्तित हुआ। और किस दिशा में परिवर्तित हो रहा है, ये हमारे पास पी क्यू दिशा में, तो पी क्यू दिशा में कितना डिस्टेंस कवर किया, डेल आर, हमारे पास क्या हो गया, परिवर्तन आ गया क्या, अदिश फलन फाई में पी क्यू दिशा में। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही देखो आप, अब हम क्या कर रहे हैं कि मान के चलिए मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ले रहा हूँ अपनी मर्जी से, एक पॉइंट ले लिया मैंने क्या, आर, और यहाँ से क्या करा, बिंदु P से एक लंब डाल दिया, कहाँ पे, आर के ऊपर एक 90 डिग्री का लंब डाल दिया। और इस पृष्ठ, ये जो हमारे पास पृष्ठ है ना, पृष्ठ, इस पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश हमने क्या मान लिया, वो क्या है, एन कैप हमने मान लिया। और ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक की, इस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया डेल एन वेक्टर। वापिस समझिए मैंने क्या करा कि बिंदु P से बिंदु R पर एक लंब डाला, ठीक है ना, और इसकी डिस्टेंस हमने क्या बता दी, डेल एन वेक्टर है। इसके अलावा जो नहीं होता, जैसे हमारे पास ये कोई पृष्ठ है, तो पृष्ठ के अभिलंबवत ऐसे ऊपर की तरफ होता है ना, एकांक सदिश पढ़ा होगा आपने, ये डायरेक्शन बताता है। वैसे ही क्या मान लिया कि ये जो पृष्ठ है ना, ये जो पृष्ठ, इस पृष्ठ के जो लंबवत हमारे पास जो एकांक सदिश है वो कौन सा है, एन कैप। एन कैप क्या है, यहाँ पे पृष्ठ S1 के लंबवत एकांक सदिश हमने मान लिया। अब देखो यहाँ पे, अब वापस देखिए कि अगर मैं P से R, इस बिंदु पर ध्यान रखना, जब मैं पृष्ठ S1 के बिंदु P से पृष्ठ S1 के बिंदु Q तक गया, तब परिवर्तन की दर कितनी आई थी हमारे पास, डेल फाई बाई डेल आर। अगर ऐसे ही मैं पृष्ठ S1 से पृष्ठ S2 के बिंदु R पर जाऊं तो परिवर्तन की दर कितनी आएगी, तो यही लिखेंगे हम क्या, यहाँ हम लिखेंगे देखिए कि पी आर दिशा में अदिश, PR दिशा में अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर। अब देखो
अदिश फलन तो क्या है यहाँ पे, अदिश फलन हमारे पास रहने वाला है, अदिश फलन तो हमारे पास क्या रह रहा है, डेल फाई रह रहा है, तो अदिश फलन रहेगा डेल फाई। जैसे यहाँ हम कह रहे थे पी क्यू में जा रहे थे तो दिशा जो डिस्टेंस क्या थी, डेल आर लिया था परिवर्तन के लिए, ऐसे ही किस में जा रहे हैं, पी आर, तो इस बार क्या लेंगे परिवर्तन के लिए, डेल एन लेंगे, तो परिवर्तन किधर आ जाएगी हमारे पास, डेल फाई बाई डेल एन, और इसे देते इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई। समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो, अब यहाँ देखो, अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको इससे मिला दूँ एक बार, थोड़ी देर के लिए मिला दे, तो मिलाने के बाद यहाँ क्या होता है, पी क्यू आर, ये क्या होता है हमारे पास, समकोण त्रिभुज आ जाता है ना, तो हम कहेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार। अब देखिए चित्रानुसार समकोण त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर में, अगर मैं इसमें कोस थीटा की वैल्यू निकालूँ, कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा हमारे पास होता है क्या, आधार बटे कर्ण। अब देखिए मान के चलो ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है, ठीक है, अगर ये दोनों डिस्टेंस कम हो तो इसको हम थीटा मान सकते हैं, थीटा हो गया, ये 90 डिग्री का लंब डाला ही था, अब थीटा के सामने मुझे ये होती है लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, तो आधार की वैल्यू तो क्या आ गई हमारे पास, डेल एन, आधार हमारे पास क्या आ गया, दिख रहा होगा आपको, आधार हमारे पास आ गया डेल एन, और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली मुझे क्या होती है, कर्ण, तो कर्ण की वैल्यू कितनी दे रही है, पी की वैल्यू दे रही है डेल आर, तो ये आ जाएगा यहाँ से क्या, डेल आर, या हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल आर की वैल्यू निकाल, तो डेल आर हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल आर हमारे पास इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल एन है, ठीक है ना, डेल एन अपॉन कोस थीटा, इक्वेशन नंबर दे दो 3 हमारे पास आ गई। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब हम क्या करेंगे, डेल आर का मान, डेल आर का जो मान आया ना उसे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखो हम ये क्यों कर रहे हैं, ये सब हमें कर रहे हैं, हमें ये वाला फॉर्मूला चाहिए, ये वाला, ठीक है ना, उसकी व्युत्पत्ति के लिए कर रहे हैं, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था ना वैसे चल रहे हैं यहाँ पे। अब देखो डेल आर की वैल्यू हमारे सब किस में रखें, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये था, यहाँ पे किसकी वैल्यू रखोगे आप, डेल आर की, तो वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, वैल्यू रखने पर हमारे पास आ जाएगा पी क्यू दिशा में अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर। देखो परिवर्तन की दर हमारे पास क्या चल रही थी, परिवर्तन की दर हमारे पास चल रही थी डेल फाई बाई, जो बराबर चल रही थी डेल फाई बाई डेल आर थी। अब इसमें डेल आर की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, तो डेल फाई बाई डेल आर की जगह क्या रखोगे आप, डेल एन अपॉन कोस थीटा, और यहाँ से सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एन, और ये क्या आ गया, कोस थीटा, इक्वेशन नंबर हमारे पास दे दो इसको 4 आ गया, ठीक है ना, आ गया। अब ध्यान रखना, अभी तक हमने परिवर्तन की दर निकाल ली, अब परिवर्तन की डेफिनेशन क्या कहती है, देखो अदिश क्षेत्र में बनाया था, अदिश फलन भी ले लिया फाई, अब हम परिवर्तन की दर भी निकाल चुके हैं, अब उस परिवर्तन की दर के लिए क्या चाहिए, अधिकतम चाहिए, ठीक है ना, परिवर्तन की दर को क्या करेंगे, अधिकतम करेंगे, और हम परिवर्तन किसे निकालना है, हमें तो पी से क्यू में परिवर्तन निकालना है, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, तो देखिए समीकरण नंबर 1 व 4 से, आपने नोट कर लिया होगा, आप देख लीजिए समीकरण 1 नंबर 4 कौन है, समीकरण 1 व 4 से पी क्यू दिशा में अधिकतम परिवर्तन की दर, देखो क्या आएगा, डेल फाई बाई डेल आर, समीकरण 1 तो यही था ना, देखो यहाँ पे डेल फाई बाई डेल आर, ये क्या है, इसमें हमने क्या कर दिया, अधिकतम परिवर्तन क्या लगा दिया, मैक्सिमम कंसेप्ट लगा दिया, वो बराबर हो जाएगा किसके, क्योंकि देखो यहाँ भी ये भी तो पी की दिशा में अधिकतम परिवर्तन की दर ही थी, और ये कितनी आई थी, डेल फाई बाई डेल एन कोस थीटा हमारे पास आई थी, तो यहाँ से क्या जाएगा, ये डेल फाई बाई डेल एन, और साथ में क्या था, कोस थीटा। अब ध्यान रखना यहाँ पे, तो कोस थीटा यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, पी की दिशा में अधिकतम परिवर्तन की दर, और अधिकतम के लिए कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कोस थीटा का अधिकतम जो मान होता है ना, अधिकतम मान वो कितना होता है, 1 हो जाता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो मैं आपको लिख रहा हूँ, लेकिन आपको सीधा लिखना है, डेल फाई बाई डेल आर जो हमारे पास आया ना मैक्सिमम, वो अधिकतम के लिए ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, वो बराबर किसके आएगा, डेल फाई बाई डेल एन के बराबर आएगा। समझ में आया कोस कैसे हट गया, क्योंकि अधिकतम लिया है, अधिकतम के लिए कोस की वैल्यू तो 1 हो गई हमारे पास, तो ये आ गया डेल फाई बाई डेल आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल एन, और ये को, या हम क्या कर सकते हैं, दूरी बहुत कम होती है तो डेल को डी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डी में, तो डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम बराबर आ गया क्या, डी फाई बाई डी एन हमारे पास आ गया। और देखिए यही हमें प्रूफ करना था क्या, कि डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम, डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम बराबर आ गया किसके, डी फाई बाई डी एन और मैक्सिमम की। और अगर आप चाहो तो एकांक सदिश ले सकते हो दोनों तरफ, तो एन के भी आ जाएगा, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो फिलहाल रहता ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट्स और पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो।